दानिश कुरैशी साहब, आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन साथ साथ एक और बात है, क्योंकि देखिए एआईएमआईएम की बात करें तो आप भी कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय उसकी राजनीति करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बयान फिरहाद हकीम की तरफ से दिया गया, आपको नहीं लगता इस तरीके का बयान समाज में खाई पैदा करता है, दरार पैदा करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका आरोप है कि एआईएमआईएम जो है सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है, ऐसा नहीं है। एआईएमआईएम जो है जो भी प्रताड़ित है उसकी राजनीति करती है, उसमें चाहे दलित हो, नहीं आरोप नहीं लगाया जा रहा, आप उनकी बात करते, उनकी आवाज उठाते हैं और सियासत में आप अक्सर उनका जिक्र करते हैं, इसमें आरोप कहां है? नहीं, मैं आगे बात तो खत्म कर लो। आरोप मैं, आप जो कह रहे हैं उसको आरोप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में सबसे बुरा और बदतर हाल अगर किसी कम्युनिटी का हो गया है तो वो मुसलमान है। अब अगर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम बात करेंगे तो आपको मुसलमान नजर आता है तो ये किसी अफसोस ना आगे, ठीक है, आपको लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे बढ़ के मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी भगिनी संस्थाओं की। बहुत अच्छी बातें क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने यहां पर बोला, लेकिन मैं इनसे ये कह रहा हूं कि अभी हमारे वीएचपी के जो प्रवक्ता है ये भी कह रहे थे कि उनको हटाया या नहीं हटाया, खैर हटाया नहीं हटाया वो तो टीएमसी तय करेगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि नीतीश राणे है, फिर हमारे प्रवेश वर्मा है, और ये इतने सारे जो लोग हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक जो चाकुओं को धार देने की बात करते थे, उनको अभी तक नहीं हटाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये स्क्रिप्ट आई है ऊपर से। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि क्या पीएमओ में से स्क्रिप्ट आती है विष्णु शंकर जैसे, जैन जैसे लोगों को जो देश में अराजकता की फैलाने की बात कर रहे हैं? तीसरा, मेरा सीधा सवाल यह है कि जो बोला फिरहाद हकीम ने, क्या वो सही बोला? आप उसे सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? आप ये बता। उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा, सुनिए, सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा, जस्टिस, सुनिए, हम जस्टिस देने की स्थिति में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अभी की जो स्थिति है, आपने देखा अभी यादव साहब ने क्या कहा कि भाई इस देश की जो बहुसंख्यक आजादी के मद्देनजर हमको जस्टिस देना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, अभी हम चल रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, पुराने जो हमारे पूर्व जस्टिस थे उनके मामले को लेकर के अभी नए जस्टिस ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अपग्रेडेशन आया। एक मिनट, दानिश कुरैशी साहब, ये क्या कहा आपने? नहीं, अब आप मेरी सुनिए ना, अब आप मेरी सुनिए। दानिश कुरैशी साहब, आप क्या ये कह रहे हैं कि सही इंसाफ तभी मिल पाएगा जब इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा? अरे भाई, वहां पर उनकी सरकार है। एक मिनट दानिश साहब, वहां पर उनकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और वो ये कह रहे हैं कि हम न्याय दे पाने की स्थिति में तब होंगे जब हम 33% से आगे बढ़कर हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। मतलब ये क्या बताने की कोशिश है? देश में 17% है, इससे ज्यादा हो जाएंगे तब न्याय मिल पाएगा। बहुसंख्यक की व्याख्या होती है सत्ता में आने का। सुनिए, बहुसंख्यक की व्याख्या होती है सत्ता में आना। अब सत्ता में आने के लिए बहुसंख्यक होना जरूरी है, मतलब राजनीतिक तौर पर जब तक आपकी संख्या नहीं होगी, आप नहीं, राजनीतिक तौर पर बहुमत का यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी का जिक्र हो रहा है। वो कह रहे हैं हम 17% हैं देश में, हम बहुसंख्यक होंगे तो हम न्याय देने की स्थिति में होंगे। समीर साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। मुझे यह बताइए कि आज ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीतिक बेवकूफ तो है नहीं। फिरहाद साहब, उनको समझ में आ रहा है कि भाई देश की जो स्थिति है, आने वाले 100 साल में भी अगर मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हैं तो कोई परिस्थिति में बदलाव आने वाला नहीं है। तो वहां जो वो बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं वो तो सत्ता केंद्र की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे खराब हो गया। 2-4-6 महीने में सत्ता में आ जाएंगे, आप ऐसे कहने का मतलब है आपका? ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब समझाइए ना मुझे। आप क्या ये मानकर बैठे हैं कि इस देश में जब तक मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हो जाएगा तब तक मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी? आप ये मानकर बैठे हैं? बिल्कुल। मैं जब तक सुनिए, जब तक मुसलमान, दलित, आदिवासी ये बहुसंख्यक सत्ता में नहीं आएगा तब तक इंसाफ होना मुश्किल है। ये आप बोल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? फिरहाद हकीम ने ये नहीं कहा। बिल्कुल। तो यानी फिरहाद हकीम के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, सुनिए, मैं सत्ता के साथ में इंसाफ की बात कर रहा हूं। बड़ी दिक्कत हो रही है ये कहने में कि फिरहाद हकीम का जो बयान है वो सरासर गलत है। अरे भाई, अगर आप फिरहाद हकीम के बयान के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर आप 80-20 की मुखालफत कैसे करेंगे? बंसल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, क्या सुनिए जी, सुनिए मेरी बात, बोलिए। महाराष्ट्र में आपने 3 पार्टी का अलायंस बनाया, क्या ये सत्ता में आने की बात नहीं है? तो भाई सत्ता में आने के लिए कोई भी कुछ भी करेगा भाई।
और तमाम लोगों का अधिकार है, कोई पाबंदी है क्या उस पर? समीर भाई देखिए, अरे भाई मुसलमान को ही वोट देगा ये मानकर बैठे हैं आप क्या? ये डेमोक्रेसी है ना, ये लोकतंत्र है ना। क्या 100% मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दे दिया? आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 100% मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दे दिया। 100% तो ममता के साथ में नहीं है, तो कहां से बात कर रहे हैं आप? वो राजनीतिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, विनोद बंसल साहब आप क्या बोल रहे हैं अपनी बात? समीर भाई मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, AIMIM ने बातों की जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये लोग। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जिस पार्टी के नाम में मुसलमान हो और फिर वो समता की बात करे, समानता की बात करे, दलितों की बात करे और पिछड़ों की बात करे, तो कैसे कोई हजम कर लेगा? कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समझता अच्छी तरह से। दूसरी बात यह है कि ये एक मुसलमान को बचाने के लिए, जिहादी मानसिकता को पोषण करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जिसके बयान पर उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है। वो पार्टी सीधा उसको नकारने की कोशिश कर रही है यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके। ठीक है, इंटरनली क्या होता है ये आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन संजय जी ने जिस तरह से उनको नकारा, ये उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। उस बयान को दानिश कुरैशी जो है ना, उसको तालियां बजा रहे हैं, लेकिन वो भी बचते हुए, छुपते हुए, घुमाते हुए, जलेबी बनाते हुए। तो देखिए, ये इनकी मानसिकता है, क्योंकि ये मुसलमान पार्टी है ना जी, और मुसलमान पार्टी अगर इस तरह की बातें करती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है। अच्छा, सौरभ सिकदर साहब आपसे एक जवाब चाहिए, क्योंकि चर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस की भी हुई, शेखर कुमार यादव की भी हुई। जो उनकी तरफ से बयान दिया गया बहुसंख्यक को लेकर, और जिस तरह से इसके बाद जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने सही ठहराया, उन्होंने बोला कि कुछ गलत नहीं बोला। और आप जब फिरहाद हकीम बयान देते हैं तो आप बोलते हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो यहां पर जो काम टीएमसी के नेता कर रहे हैं, आपको नहीं लगता दूसरी तरफ आपकी तरफ से भी वही हो रहा है? नहीं, देखिए, एक चीज है कि फिरहाद हकीम जी ने जो बोला है कि जब हम बहुसंख्यक हो जाएंगे तब हमको न्याय मिलेगा या हम राज करेंगे। हमें इसका मतलब समझना है पहले कि वो इंडिकेशन क्या देना चाहता है। हम कोर्ट का जो है अब फैसला आपने बताया, जोगी जी का बयान जो है हम उस पर बात कर लिया है, लेकिन फिरहाद हकीम जी आज जो है ये क्या इंडिकेशन क्या देना चाहता है? क्यों अल्पसंख्यक से उसको बहुसंख्यक बनना है? अगर बहुसंख्यक बन जाएंगे तो देश में क्या करेंगे? जी मैं जवाब दूंगा। क्या नहीं, तो ये किस बात की संकेत है और क्यों इसने ऐसे एक खुली मन से बोला है? ये सोचने वाली विषय है। कहीं ये नेशनल थ्रेट तो नहीं है कोई, कहीं यह बाहर के कोई शक्ति तो इसको बुला रहा है, तो इसीलिए इस पे गौर करना जरूरी है कि मेरे को जवाब देने दीजिए। बहुमत में आएंगे तो न्याय मिलेगा। न्याय का मतलब क्या बोलना चाहता है, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, जरा इसका जवाब दे दीजिए सरकार साहब, जल्दी से जवाब दे दीजिए। गौतम लाहिड़ी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पश्चिम बंगाल की सियासत को दशकों से देख रहे हैं। सरकार साहब जल्दी से बोलिए। हम जानते हैं, देखिए, सौरभ बहुत अच्छे एक बात बोला है घुसपैठिया रोहिंग्या के बारे में, लेकिन एक चीज उसको याद दिलाना चाहता है, 25 अगस्त 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या के ऊपर में अटैक हुआ था। तब बंगाल से कोई बॉर्डर नहीं है, मिजोरम, नागालैंड, आप अरुणाचल और ये आपको चार बॉर्डर जो मणिपुर, 4 बॉर्डर जो है 1642 किलोमीटर बॉर्डर उस तरफ से पड़ता है। मेरे यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं। और दूसरे नंबर बॉर्डर बंगाल पुलिस नहीं देखता है, बंगाल पुलिस नहीं देखता है, उसको देखता है कहीं एसएसबी देखता है, कहीं बंगाल की तरफ है ना, बांग्लादेश की तरफ। सुनो, इतना ये नहीं है, सुनो पहले। और उसको एनआईए और आईबी देखता है, एनआईए आईबी दोनों गृह मंत्री के अंडर में रहता है, बीएसएफ भी गृह मंत्री के अंडर में रहता है, और उसको सुपर मॉनिटरिंग करता है रॉ किसको अंदर, प्राइम मिनिस्टर को अंदर में रहता है। और बांग्लादेश अगर घुसपैठी भी घुसता है तो उसकी जिम्मेदारी बीएसएफ के है, गृह मंत्री के है। और लेकिन ममता जी तक कहती है हम किसी को घुसने नहीं देंगे अपने राज्य के अंदर, एनआईए को भी नहीं घुसने देंगे, सीबीआई को भी नहीं घुसने देंगे। नहीं सरकार साहब आपके ऊपर सरकार साहब आपकी पार्टी के ऊपर बीजेपी यही आरोप लगाती है कि आप लोग घुसपैठियों को शह दे रहे हैं अपने राज्य में। ऐसी आप योजनाएं बनाते हैं ताकि घुसपैठी जो है वो आपके वोटर बन जाएं। तब तो आप लोगों को और ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। भाई वो बात कर रहे हैं कि हम 33% हैं, बहुसंख्यक हो जाएंगे तो फिर हम इंसाफ करेंगे। तो आप लोगों को तो ऐसे बयानों से और बचना चाहिए। आप तो खुलकर ये मान रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आरोप हैं उनका आप एक तरह से उनको और खाद पानी दे रहे हैं आप। और बीएसएफ को देखने वाला बीएसएफ को मॉनिटरिंग करने वाला सरकार साहब की आवाज नहीं आ रही। उस समय रोहिंग्या के समय में राजनाथ सिंह जी थे,
25 अगस्त 2017 में रोहिंग्या के ऊपर जो घटना घटा था, बंगाल का कोई बॉर्डर नहीं था उसमें, और बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, म्यांमार से। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सरखार साहब, यानी कि अगर घुसपैठियों को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है तो आप इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं जो वहां पर फोर्सेस तैनात है। आखिर कैसे वाले कौन है? घुसपैठी घुसाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है क्या? बोलिए ना, बताइए। और घुसपैठियों को पहले घुसाया जाता है और आतंकवाद। चलिए ठीक है, चलिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है।